अनिल कुमार शुक्ला जी, आईजी साहब एबी शुक्ला जी, डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष जी और शिवराज जी, तमाम शिक्षाविद जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं। ये भारत की युवा शक्ति आपको भी प्रणाम करता हूं। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं की, भारत माँ ने तो शिंगने और शेर पैदा किए। और जब ये सिंगने और शेर दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपका जोश जीवन पर्यंत बना रहे। और आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि वर्ष 2024 मां भारती के उन सपूतों की याद में, उन कारगिल की स्वर्णिम जीत का सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे हैं। और पूरा भारत उन वीरों को नमन और सत सत वंदन कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं और भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस भारत मां के गर्भ से जन्म लिया है। ये मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी से, ऐसे गर्भ से जिसमें 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिलता है, और वो इस भारत मां के गर्भ से मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। शायद हमने 100 जन्मों कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर के ये भारत मां का गर्भ हमें मिला। मैं अभी सर अप्रैल में तुर्की गया, पहली विदेश यात्रा थी। सोचा कि देखता हूं कि वहां की मिट्टी और यहां की मिट्टी, वहां की हवा और यहां की हवा में, वहां के इंसान के लहू में और यहां के इंसान के लहू में कुछ फर्क होगा। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था। पेड़ पौधे भी ऐसे ही थी, हवा भी ऐसे ही थी, इंसान भी ऐसे थे। लेकिन एक फर्क था, भाव और भावनाओं का फर्क था। वो उस देश को एक धरती का खंड मानते हैं, लेकिन हम इस खंड को भारत मां मानते हैं। भारत मां मानते हैं तो भारत का गान और भारत का गीत गाते समय सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जब हम राष्ट्र गीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो कैसे खड़ा होना चाहिए? सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। मैं देख रहा था कि कुछ छात्र और छात्राएं आराम से इस तरह से खड़े हुए। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन टोकना मेरा दायित्व है। सावधान की मुद्रा में क्यों? इसका कभी बारे में सोचा? और जब सावधान खड़े होते हैं या हम जब लेटते हैं तो अष्टांग दंडवत प्रणाम होता है। जब हम खड़े होते हैं तो मन, मस्तिष्क और आत्मा, यानी मन, शरीर और आत्मा एक सीध में होती है। हम सच्चे मन से उससे जुड़ते हैं। हम एक फील कर पाते हैं कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हो रहा होता है तो हमारा तिरंगा जो हमारे शहीदों की सांसों से लहरा रहा है, उसको हम फील कर सकते हैं। तो कभी भी आप जीवन में जब ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हो तो इस तरह से हाथ करके खड़े मत होइएगा, या तो फिर वहां से बाहर निकल जाइएगा। अगर आपको इस तरह का आभास होता है कि मैं सावधान नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं एनसीसी के बच्चों को भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, सम्मान दिया है। आपके इस सम्मान को मैं सलाम करता हूं। इनसे मुझे वार्तालाप करने का कुछ समय का मौका मिला, कुछ
जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट से उनसे संवाद करने का मौका मिला। इनसे जो प्रश्न किया था वो प्रश्न आपसे भी करना चाहता हूं। अभी मैं पिछला 1 साल अभी हुआ है, लगभग 4 लाख स्टूडेंटों से संवाद कर चुका हूं और आप सबसे वही एक सवाल, एक प्रश्न मेरे मन में कचोटता है, क्योंकि मैंने उस प्रश्न को सुना नहीं, जिया है। आप यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपके अंदर से सवाल उठता है क्या? आप भोजन करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि भूख लगती है, इस मसल्स को ताकत चाहिए, तो आपको भोजन की आवश्यकता है। तो आप जो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है, उसका पर्पज क्या है? जब तक आपको पर्पज मालूम नहीं होगा तो आपके अंदर पैशन नहीं आ सकता। पैशन वो जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी जो एक इंसान को अंधा कर देती है। अंधा वो सिर्फ एक दिशा देख सकता है, दूसरी दिशा नहीं देख सकता। और जब पागलपन होता है, दीवानगी होती है, तो उसका परफॉर्मेंस किस उच्च कोटि की पराकाष्ठा को पार कर सकता है, ये शायद आपको अनुभव नहीं है। आपके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ऊर्जा है जो आप अपने कार्य की परफॉर्मेंस को इतनी हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। और जहां आपका परफॉर्मेंस उच्च क्वालिटी का होगा, वहां आपके अंदर क्या होगा? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और जब सकारात्मकता जीवन के अंदर होती है तो जीवन में डिसिप्लिन आता है, और जब डिसिप्लिन जीवन के अंदर आता है तो डेडिकेशन आता है, दृढ़ संकल्पित हम होते हैं। तो ये जीवन में अपने आप से पूछिए, ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। अभी जो 4 लाख का जो आपको एक आंकड़ा दिया, इसमें से 3 लाख वो जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये सवाल था। और उनमें से 3 लाख में से एक स्टूडेंट को अपने जीवन का पर्पज मालूम था, सर डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि पैसा कमाना है। मगर तुझे आपके पर्पज का मालूम है तो तुम जरूर डॉक्टर बनोगे। बाकी का क्या जवाब था? डॉक्टर किस लिए बनना है? मम्मी ने बोला है। अच्छा, इंजीनियर किस लिए बनना है? पापा ने बोला है। तो आप अपने जीवन का पर्पज, क्योंकि मैंने उस पर्पज को 6th क्लास में प्राप्त कर लिया था। 6th क्लास के अंदर कितनी उम्र होती है? 10-11 साल। 10-11 साल में इस जीवन का पर्पज मालूम हो गया था कि फौज में जाना है, लेकिन क्यों जाना है यह भी मालूम था कि युद्ध लड़ना है। जबकि 10 साल के बच्चे को युद्ध की ABCD नहीं मालूम होती है, लेकिन वो भाव और भावनाएं कैसे हृदय के अंदर जागृत हुई, क्योंकि जो हम इन आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारे हृदय के मन मस्तिष्क के अंदर उसी तरह के भाव जागृत हो पाते हैं, उसी तरह की इमेज हमारे माइंड में बनती है। और परमात्मा ने ये माइंड एक ऐसी शक्ति दिया है, ऐसा दर्पण दिया है, कि ऐसा यहां पर अमृत का सागर दिया है कि जो चीज आपके यहां पर अंकित होती है, माइंड उसी तरह की एनर्जी हार्मोन्स के रूप में हमारी बॉडी में संचारित कर देती है। और वही जब हमारे बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स, वो एनर्जी संचारित होती है, वैसे ही भाव और भावनाएं हमारे बनने शुरू होते हैं, वैसा ही बिहेवियर हमारा बनने लगता है। जब बिहेवियर बनता है तो हमारी पर्सनैलिटी और करेक्टर वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। मैंने 6th क्लास में एक योद्धा की कहानी को पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का ऐसा सैनिक जो अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है,
और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। ये छात्र नाम जानते हैं? नहीं जानते। क्रिकेटर अभी जो है आईपीएल में किस किस ने कितने रन बनाए होंगे जानते हैं ना? जानते हैं। कौन सी मूवी अब किस हीरो की आने वाली है जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन के आदर्श कुछ इस तरह के ही चुने हुए हैं। जब हमारे जीवन के आदर्श इस तरह के होंगे तो हम तो उन्हीं के बारे में जानने की जिज्ञासा करेंगे। हम उनके बारे में जिज्ञासा थोड़ी करेंगे जानने की कि जिसकी बदौलत हम घरों में आराम से चैन की नींद सोते हैं और अपने कॉलेज में आराम से पढ़ पाते हैं। ऐसों के बारे में चिंता करने की आपको क्या आवश्यकता है? वो पागल है ना, बॉर्डर पे खड़ा है, उसको पूरे देश की और युवाओं की चिंता है कि यार मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा राष्ट्र रहना चाहिए, मेरा राष्ट्र रहना। उस योद्धा का नाम था वीर अब्दुल हमीद। मेरे जीवन का आदर्श था वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान की एक पूरी एक स्क्वाड्रन में 14 टैंक होते हैं, पूरे 14 के 14 टैंकों को उड़ा देता है, लेकिन वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। फक्र और गर्व इस देश को तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आया और उसकी मां के चरणों को छू करके कहा, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। जानते हैं उसका कहां से जाना है? लेकिन फिल्मी हीरो देवानंद को तो जानते होंगे, जानते कि नहीं? क्योंकि उसकी खूबसूरती बहुत सुंदर थी। कभी इस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल नाम था उसका, उसके फोटो को देख लेना, देवानंद से भी कहीं ज्यादा सुंदर था। वो मेरे जीवन का आदर्श था। उस आदर्श को जीता हुआ बड़ा हुआ, क्योंकि आप भी अपने कैरियर के सपनों को जी रहे होंगे ना? नहीं, देख रहे हैं। सिर्फ सपनों को देख रहे हैं, आप जी नहीं रहे। जिस दिन जीना शुरू करोगे ना, उस दिन जब जिया कैसे जाता है? हृदय से, सोल से, आत्मा से। और आत्मा, सोल, ये तो परमात्मा का अंश है। जब हमारे सपनों में परमात्मा शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपके सपनों को साकार होने से कोई रोक सके। मैं 6th क्लास से फौजी हूं, एक युद्ध लड़ रहा हूं, इस स्वप्न को जीता रहा, बढ़ता रहा, पढ़ता रहा, 11th पास किया, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही थी, शायद पढ़ी होंगी आपने, कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अगर हमारे तन और मन के अंदर जीतने की सामर्थ्य है, शक्ति है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो आप अपनी कलम से भी हिंदुस्तान का नया अध्याय लिख सकते हो, जिस तरह से एक सैनिक अपनी बंदूक की गोली से नया अध्याय लिखता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सपनों को जिएंगे। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। आप भी यहां पर ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग का पार्ट है आप जो इस विश्वविद्यालय के अंदर है। यहां एक प्रयोगशाला है, ये नर्सरी है, पेड़ पौधे आकर के आ गए यहां पर, अब इनको वृक्ष बनना है अलग अलग दिशाओं में। यूनिवर्सिटी से नेता भी बनता है, यूनिवर्सिटी से बड़े डकैत भी बनते हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर भी बनते हैं, यूनिवर्सिटी से इंजीनियर भी बनते हैं। इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ निकलता है। और उसी तरह उसी प्रकार से आप अपने यहां से निकल पाएंगे जिस तरह के आपके अंदर भाव और स्वभाव होगा। जिस तरह से एक फौजी आग की भट्टी में तपता है, एक लोहा
आग की भट्टी में तपता है, पिघलता है और फिर एक नई आकृति में तब्दील होता है। अगर आपने तपन सहन कर लिया तो आपकी नई आकृति बनना सुनिश्चित है। अगर आपने तपन को सहन नहीं किया तो आप जिस अवस्था में हैं वैसे ही रह पाएंगे। फौजी उस आग की तपन में 9 महीने तपता है, क्योंकि एक सिविलियन बच्चा है, उसको फौजी बनाना है, तो उसके भाव और भावनाओं को 9 महीने की तपन से एक फौजी के रूप में तब्दील कर देते हैं। और फौजी तो इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है, क्योंकि जब वो वर्दी पहनता है, जैसे भी आईजी सर ने कहा, ये वर्दी कपड़ा नहीं राष्ट्र होती है। तो ये वर्दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास और भरोसा होती है। तिरंगे की आन बान और शान जो वर्दी होती है, जिसकी खातिर एक सैनिक पल भर के अंदर अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की अपनी आखिरी सांस को कुर्बान कर देता है, ऐसी ये पावन और पुनीत वो वर्दी होती है। इसको ऐसे नॉर्मल बदन पर पहन नहीं सकते हैं, ये तो कुंदन के बदन पर ही शोभायमान होती है। वही इस बदन को, इस वर्दी की जो सौम्यता है, उसकी गौरव है, उसको ये संभाल पाता है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम इन आंखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है। परमात्मा तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन के रास्ते को, पथ को देख सकता है। उसको मालूम था इस धरती पर कुछ दिन के बाद बड़ा युद्ध होने वाला है, तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना जरूरी होता है। जिस तरह से आप आज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, विश्वविद्यालय में, उससे पहले आपने 10th और 12th पास किया था, तभी आप यहां तक पहुंचने के लिए काबिल हुए थे। अब यहां से अपने कैरियर में जाने के लिए, प्लेसमेंट होने के लिए, जॉब पे, नौकरी पे जाने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी का आपको जो ये तपन है, जो यहाँ का संघर्ष है, वो सहन करना पड़ेगा, तभी आप अपने कैरियर की लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो उस बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा, तो वहां तो एक 1990 से आज तक हिंदुस्तान की फौज कश्मीर के अंदर एक उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। समय धीरे धीरे गुजरता गया। बच्चों, जानते हो जीवन में सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? समय। समय जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके और गार्जियंस हर समय आपको यही बताते होंगे, बच्चों पढ़ लो, ये समय है, समय बर्बाद ना करो। सच है। आज का ये समय, आज के ये पल, कल पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी के कदमों में डालोगे तो पूरी दुनिया की दौलत से आज के इन पलों को खरीद नहीं पाओगे। और दुनिया में इतना बड़ा कोई धावक नहीं हुआ कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके। और इस समय की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस समय के साथ, इसकी गति के साथ कदम से कदम मिला करके चला, ये समय उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। और अगर आप रुक गए तो इसकी और बड़ी विशेषता होती है, ये आपकी बाजू पकड़ करके साथ में चलने वाला नहीं है, आपको जहां थे वहीं पर खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। इस समय के महत्व को समझना। आज से 10 साल के बाद आप सोचोगे कि मैं वापस आकर के विश्वविद्यालय में बैठ जाऊंगा, मुश्किल है। तो इसलिए समय का महत्व को समझना। समय अपनी गति से चलता रहा। वर्ष 1998 में आया, जिस तरह से आईजी साहब ने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण के बाद
तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने यह एहसास किया, आभास किया कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और बच्चों, ये सत्य है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और प्रगति भी होती है। किसी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए, और एक व्यक्ति की उन्नति और प्रगति के लिए भी एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के अंदर भी शांति चाहिए। अगर हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर विचारों का द्वंद्व चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, तो जीवन में हम कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब शांति होती है ना, आपको अभी बताया सागर है, वो जब शांत होता है मन, पानी अगर शांत है तो शांत क्या होता है? शांत पानी दर्पण होता है, दर्पण, जिसमें आप अपने चेहरे को, अपने आप को देख सकते हो। और जब द्वंद्व चलता है तो विचारों में उबाल आता है। पानी उबलते हुए में आप अपनी शक्ल को नहीं देख पाओगे। इसलिए जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर शांति चाहिए। उसी शांति को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, लाहौर बस यात्रा शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तो उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। कल्पना कीजिए -60। राजस्थान में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट चूरू है जहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, बाकी कहीं नहीं जाता है। कहीं जाता है क्या? यहां पे कितना होता है मिनिमम टेम्परेचर? 4-5 डिग्री मुश्किल से। जब 4-5 डिग्री जाता है तो हम अपने बिस्तरों से नहीं निकलते हैं, और ना निकलने की हम जो है चेष्टा करते हैं। लेकिन आपके शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हैं, ताकि देश का ये युवा पढ़ लिख करके अपने इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सके। आप अपने कैरियर के बारे में सोच सके और अपने कैरियर को बना सके। जब ये कारगिल शुरू हुआ, मई और जून का महीना, जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर 25 साल पहले रात का टेम्परेचर -20 डिग्री था। 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी। हाइट्स हमेशा एडवांटेज देती है। दुश्मन तो हाइट पर बैठा हुआ था, उसके पास पूरा एडवांटेज था, दूर तक देख सकता था, तो दूर तक देख करके मार भी सकता था। इसलिए हिंदुस्तान के सैनिक जब वहां पहाड़ियों पर आए, पहाड़ियों के शिखरों पर चढ़ने लगे, तो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके एक के बाद एक अपनी शहादत को देते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए उन पहाड़ी शिखरों पर बने हुए पाकिस्तान के बंकरों का कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया था। और ये पूरे विश्व के अंदर हर देश ने ये कहा कि जहां पर ये पाकिस्तान की फौज बैठी है, अगर दुनिया यहां पर हिंदुस्तान की फौज बैठी होती तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि इन पहाड़ियों को कोई खाली करा लेता। इस मिट्टी में शायद कुछ बात है, कुछ जज्बात है। इस भारत मां ने जब एक शीश मांगा है, तो हमारे लाखों बेटे और बेटियों ने इस राष्ट्र को लाखों शीश कुर्बान किए हैं। ये इस मिट्टी की विरासत है। कभी कल्पना किया, देखा है कि गोलियां लगती हैं
और गोलियों की परवाह न करते हुए, जख्मों की परवाह नहीं करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है कि जब तक उसके कदमों में जान होती है, इस सीने में सांस होती है, उसके कदम आगे की तरफ बढ़ते, पीछे की तरफ नहीं होते। ये मैंने देखा नहीं, वहां पर जिया है, वहां पर जिया है। जो अभी कारगिल वार मेमोरियल देखते हैं आपने टीवी में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, उस कारगिल वार मेमोरियल के पीछे एक पहाड़ी दिखती है, उस पहाड़ी का नाम तोलोलिंग टॉप है। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था और 22 दिन के दौरान उस संघर्ष करते करते 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी थी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहां प्रोफेसर कहने लगे, सर फौजी और सिविलियन में क्या फर्क है काम की दृष्टि से? काम की दृष्टि से मैं कहा सर एक फर्क है जो मुझे दिखाई देता है कि आज हमने अचीवमेंट कर लिया एज ए सिविलियन, तो हम क्या करेंगे यार, अभी 4-5 दिन एंजॉय करते हैं, रेस्ट करेंगे, बहुत मेहनत करी है, उस दिन के बाद फिर दोबारा से सोचेंगे काम करने के बारे में। लेकिन फौज में नहीं होता, आज काम समाप्त है तो कल दूसरा काम स्टार्ट है, आज हल्का काम था तो कल कठिन काम मिलने वाला है। तो ये तोलोलिंग जैसे कैप्चर हुआ, अभी हम नीचे उतरे ही थे कि टाइगर हिल को फतेह करने का टास्क दे दिया गया। और टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम, फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो आप बहुत देर से बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो ना कि यार ये कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। कोई अलग से शक्तियां नहीं है, कोई मेरी पहचान नहीं थी। तब तक सिर्फ एक पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन उठा करके दिन भर चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में नीचे भी आते थे। उस घातक प्लेटून को टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। पूरी रणनीति बनाई, युद्ध नीति बनाई, प्लानिंग किया। जीवन में कभी प्लानिंग तो बना करके रखना है। प्लानिंग जीवन में प्लानिंग होती क्या है? ये तो आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है ना बेटा। मैं भी जो ना प्रोफेसर तो नहीं रहा, लेकिन प्रोफेसर जैसा ही रहा हूं। और 40 साल से ऊपर की अवस्था के स्टूडेंट थे मेरे बरेली में। सिर्फ 8 साल रहा हूं। 40 साल की अवस्था पता कौन सी होती है? जब पढ़ने का इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। लोग सोचने से बाल उड़ गए, सफेद हो गए। अब मेरी पढ़ने की उम्र थोड़ी है, अब तो मेरे बच्चों की पढ़ने की उम्र है। लेकिन उनको भी पढ़ाया है। तो आपके बैठने से और देखने से आभास हो जाता है कि कौन सुनने का इच्छुक है और
नहीं। लेकिन आप बहुत तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, शायद आत्मसात कर रहे होंगे। तो उस टुकड़ी को सबसे पहले ऊपर चढ़ना था। हाइट ज्यादा थी तो इसलिए एडवांटेज क्यों जो दुश्मन के पास था उसको डिसएडवांटेज कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया, प्लानिंग किया कि रात का सहारा लेते हैं ताकि वो हमारे मूवमेंट को, हमारी हरकतों को देख ना सके, ताकि हम जल्दी से नजदीक और जल्दी से जल्दी उनके नजदीक पहुंच करके दुश्मन को सरप्राइज कर सके। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है ना देश में, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो हैं। लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया, इतनी देर अगर बैरिक से कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। हिंदुस्तान के ये सैनिक चेहरों से टपकता हुआ खून की बेपरवाह करते हुए, दुश्मन की भारी गोलाबारी को पार करते हुए उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 2 रात और 1 दिन का सफर तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजिल आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल हो गए। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। इधर उधर देखा तो रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। जब इंसान रस्सियों से चढ़ रहा होगा, पत्थरों में चढ़ रहा होगा, तो पत्थर तो गिरेंगे, उनकी आवाज भी होगी। इंसान है तो चुपचाप तो चलेगा नहीं, इंसानों की भी आवाज होगी। हमारी आवाज पत्थरों की आहट से दुश्मन के जो अगल बगल दोनों तरफ बंकर बने हुए थे, उसमें बैठे हुए पाकिस्तानियों की नींद खुल गई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे करीब आ गई है। दोनों तरफ से इस तरह से फायर खोल दिया। हमारा 21 जवानों की टीम, उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए थे। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के फिर 2 बंकर। हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन बिना खौफ, बिना डरे, धैर्य के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ उनके साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थितियां आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं है। ये आप भी जानते होंगे, इतने तो समझदार और बड़े हो चुके हैं आप, क्योंकि आपकी समझदारी आपकी इस अवस्था में बहुत बड़ी हो गई है। पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं ना, अरे मम्मा आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं कहते क्या? कहते हैं, क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए। लेकिन इतने भी समझदार हो गए होंगे ना कि ये तो पता है ना, इस धरती पर
जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है, लेकिन कैसे मरना है? बुज़दिल और कायर और डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माँ ने और इस भारत माँ ने हमें कायर और बुज़दिल पैदा नहीं किया, हमें तो सिंगने और शेर पैदा किया है। मरना है तो चुनौतियों से लड़ करके मार करके मरना होगा, तभी हम अपनी माँ को गौरवान्वित महसूस करा पाएंगे। तो ये सोच लिया मरेंगे। 3 तरफ से घिरे हुए थे, 3 तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थी। लड़ते लड़ते 5 घंटे हो गए और 5 घंटे के बाद फिर ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र मेरे सामने आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, उसका यहाँ से पूरा सर निकलता हुआ बाहर हो जाता है। उसका ऐसे हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। इससे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट, उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे आता है, वहीं पर एक और बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके अलग जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की गोद में सोता हुआ देखा है। उनकी तरफ से तो मैं भी मर चुका था। कई कमांडर, उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को, दर्द को चुपचाप पड़ा सहता रहा। तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडियां छत विछत हो जाएं। गालियां देने लगे। ये भी सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर के बाद फिर उस कमांडर ने बोला कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इन हिंदुस्तानी सैनिकों के हथियार उठा लो। जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक प्रार्थना करी, एक अरदास करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। और बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। अगर हम सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण, सच्ची निष्ठा के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। बस वो विश्वास करके चुपचाप पड़ा रहा। दोबारा से पाकिस्तान के जवान गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब उस सामने वाले को फिर दोबारा से गोली मार रहा था, तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा
और मैं जिंदा भी रहूंगा, और आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। महाभारत देखिए ना, देखिए महाभारत, उसमें एक पात्र था पिता में भीष्म, जानते हैं उसने जीवन में क्या किया था? दृढ़ संकल्प ही किए थे, अपने आप से कमिटमेंट ही किए थे, अपने आप से प्रतिज्ञाएं तो की थी, और उन प्रतिज्ञाओं, अपने आप के कमिटमेंट में कितना बल और पावर है, शायद उसका एहसास आपको नहीं हुआ होगा। आप करके देखिए अपने आप से कमिटमेंट। उन्होंने वो कमिटमेंट किया तो उन्होंने अपनी इंद्रियां नहीं, ज्ञान इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर में मारे थे कि रोम रोम उनका शरीर बाणों से बिध गया था, लेकिन अर्जुन भी उसके प्राणों को नहीं हर पाया था। वो दृढ़ संकल्प, आपके खुद के डिटर्मिनेशन और उसमें विश्वास में ताकत है। क्योंकि यहां जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो तो आपकी जो चारों शक्तियां हैं, आपके शरीर की शक्ति, आपके मन की शक्ति, आपकी भावनात्मक शक्ति और आपकी स्पिरिचुअल शक्ति एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो वज्र बन जाती है। वज्र अभेद्य लक्ष्य, अभेद्य, उसको कोई भेद नहीं सकता है। तो वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाती है। आप अपने जीवन में कभी कमिटमेंट तो कीजिए। तो वही कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट का आप रिजल्ट देख रहे हो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर वो जीवन में शायद कमिटमेंट ना करता तो मेरी भी कहीं मूर्ति बनी हुई होती और उस पर कबूतरों की बीट पड़ी हुई होती, और आप जैसे नौजवान कभी मरण दिवस और जन्म दिवस के ऊपर उन बीट को साफ करके एक माल्य अर्पण करते होते और उस दिन जय जयकार करते। यही तो करते हैं आप लोग, अरे यही करते हो ना। क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति जगती है, उसी दिन आपको याद आता है अरे यार ये तो शहीद का कोई पुतला है, चलो इसको साफ कर देते हैं। शहीद तो रोज होते हैं, रोज हमारे आस पास में रहते हैं, लेकिन हम उनको जानने की कभी चेष्टा नहीं करते। तो ये बच्चों आपके दृढ़ संकल्प की ताकत है। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आप अपने डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से, अपने आप के कमिटमेंट से वो बन सकते हो। तो आया दोबारा से, उसने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, इन आंखों से देख रहा कि 2 कदम चला, रुक गया। तब मुझे लगा शायद इसको आभास हो गया मैं जिंदा हूं। तब लगा, इतने में सोच ही रहा था कि कल्पनाएं चल रही थी, तो वो तुरंत वापस मुड़ा, उसने राइफल सीने की तरफ कर दिया। तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। इसी राजस्थान की मिट्टी का वो सपूत जिसने बैटल ऑफ रजांगला 120 जवानों के साथ लड़ा, जिसमें से 114 जवान वहां पर शहीद हो गए, 4 ही बचकर के मां भारती की कृपा से आए, जिन्होंने उस बैटल ऑफ रजांगला की दास्तानों को सुनाया है। तो मां भारती अपने बेटों की शौर्य वीरता को कभी दफन नहीं होने देती। शायद मां भारती के बेटों ने जो शौर्य, जो पराक्रम, जो बलिदान दिया, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं, शायद मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद मां भारती ने वो सिक्के इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकॉचिट हो गई। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास, एहसास हुआ मैं मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, मेरा हथियार उठा करके शायद जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था,
मैंने अपने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। जो हमारे हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था, उसके कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिर गया। पाकिस्तान के जो सैनिक खड़े थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। फिर गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, इस हाथ से पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। तो उनको यह आभास, एहसास हुआ कि यहां अकेला नहीं है, हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। और वहां से वो भाग खड़े हुए, उनके हौसले परास्त हो गए। मैं बेबस और लाचार हो गया था। किस लिए? क्योंकि इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, चल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं हुआ। फिर क्रोल करता हुआ, खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर उन पाकिस्तानी सैनिकों के पीछे गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनकी वेपन की डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। बहुत देर तक वहां पर पड़ा हुआ देखता रहा। फिर मस्तिष्क के अंदर फिर पागलपन छाया। शुरुआत में बोला कि पागल, फौजी पागल ही होते हैं, सच में पागल होते हैं। फिर वो पागलपन छाया, यार नहीं योगेंद्र, तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर हिम्मत को बटोरा, इकट्ठा किया। फिर खिसकते खिसकते, रेंगते रेंगते फिर अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। उनके पास पहुंचते फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के देखने लगा तो किसी का सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। कभी रोए बच्चों जीवन में? रोने के बाद क्या फील होता है? जो सच में आंसुओं से, मन से रोया होगा, उसको आभास और एहसास होगा कि वो बहुत हल्कापन फील करता है। क्यों? रोना कोई कायरता नहीं है, रोना कोई बुजदली नहीं है, रोना एक थेरेपी है। जैसे लाफ्टर एक थेरेपी है, वैसे रोना भी एक थेरेपी है। और जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं बेटा? क्या है हम? नहीं मालूम। हम ये शरीर या ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए इस धरती पर काम करने के लिए दिया है। हम शरीर नहीं है। आज हमारा जीवन इसलिए भारीपन फील होता है, हम अपने जीवन में भारीपन इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम इस शरीर से कनेक्ट हैं। जिस दिन आप इस शरीर से नहीं, अपनी सोल से कनेक्ट होगे तो आपका जीवन बड़ा हल्का फुल्का नजर आएगा। और जब हम अपने आप उस सोल की बात करते हैं तो हम परमात्मा की बात करते हैं। जब रोते रोते जब मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया। और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। क्योंकि ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो भी छत विछत अवस्था में, जिसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है।
जब उस सुदर्शन चक्रधारी ने रास्ता दिखाया, 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, उसके बाद फिर कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाया गया। शाम हो गई थी, लहू इतना बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तब कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? साहब आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, जबान अटने लगी थी बारूद की वजह से। डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब उन्होंने कहा कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम इंफॉर्मेशन, ऊपर की तमाम घटनाक्रम से उनको अवगत कराया। उसके बाद ऐसे बातें करते करते फिर लास्ट में पूछते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? साहब जवान की रिक्वायरमेंट कंडीशन और फील्ड पट्टी की है, क्योंकि जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है पिता तुल्य होता है। माता और पिता सबसे पहले बच्चे से क्या पूछते हैं? बेटा भोजन किया कि नहीं किया? तो वो भी एक पिता थे, बोला खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? सब भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाले बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। ऐसे कहते कहते तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। वहीं पर सूचना मिली, मुझे अवगत कराया कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया, सीज फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा दिया और 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। उस 10 और 11 साल की अवस्था में उस जीवन का भी पर्पज मालूम था। आज 45 साल की अवस्था में भी जीवन का पर्पज मालूम है, क्योंकि ये पर्पज ही मुझे पैशन दे रहा है और इसी से मुझे प्रेरणा मिल रही है। और तभी तो इतनी घायल अवस्था कि इस बॉडी को लेकर के मैं देश के हर कोने में जा पा रहा हूं, क्योंकि ये मन की शक्ति है। हम मन से सब कुछ जीत सकते हैं। अगर मन में आपने जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कि आपको इस प्रत्यक्ष रूप से कोई हरा सके। मन के क्षेत्र में जीतना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी सी समस्याएं आती है, थोड़ी सी बाधाएं आती हैं और आप अपने आप को हताश और निराश कर देते हैं। गीता देखा है? गीता के चित्र पुस्तक देखिए, देखा? पहला ही फर्स्ट पे उसमें जो है एक चित्र आता है, कौन सा? उसमें श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर के खड़े हैं और गीता का ज्ञान दे रहे। दोनों तरफ क्या है? दोनों सेनाएं खड़ी हैं, यह दिखता है। इस चित्र को आपने 1000 बार देखा होगा, लेकिन ये चित्र ने हमें अपने जीवन को जीने की एक शिक्षा दी। कभी उसके बारे में सोचा? क्या शिक्षा देता है वो? इसलिए पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए कुछ पढ़ो। वो शिक्षा देता है कि जब इंसान हताश निराश हो जाए, मन अपने लड़ने के हथियारों को डालने पर विवश हो, तो अपने इस जीवन की डोर
अपने जीवन के सारथी को सौंप देनी चाहिए। और हमारे जीवन का सारथी कौन है? हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक हमारे जीवन के सारथी हैं। क्योंकि इस चित्र ने दिखा दिया कि जो दुनिया का सबसे धनुर्धर था, पूरी दुनिया को जीतने की सामर्थ्य रखता था, वो भी इस स्थिति में आ गया कि उसने हथियार डाल दिए। लेकिन उसने हथियार डाले उससे पहले अपने जीवन की डोर अपने जीवन के मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। बच्चों, कभी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आई तो अपने जीवन की डोर अपने माता पिता, अपने टीचर को हाथों में सौंप देना, ये 100% है। सच कह रहा हूं कि आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में हो, कितनी ही बड़ी दलदल में आप फंस गए हो, आपको वहां से दलदल से, मुसीबतों से ये 2 सारथी आपको निकाल करके बाहर लेकर आ जाएंगे। लेकिन हम बताते ही तो नहीं है। हम अपने जीवन की डोर ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जिससे हम परिचित ही नहीं। तो ऐसी गलतियां जब हम करते हैं, फिर हम घिर जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, और फिर मन के अंदर क्या होता है? अरे ये जीवन बेकार है। बच्चों, जीवन बेकार नहीं है, जीवन बड़ा अनमोल है। और ये जीवन आपका नहीं है, ये माता पिता के दिया हुआ शरीर है, और इस शरीर के अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा की है। तो आपका क्या है? कुछ भी नहीं। फिर इसको नष्ट करने की चेष्टा कैसे कर लेते हो? कैसे सोच लेते हो? कैसे वहां तक सोचने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है? जब दूसरे की चीज को आप खत्म कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? अधिकार है आपका? नहीं है ना? तो फिर इस तरह की भावनाएं जीवन में कभी नहीं लाना। और दूसरी चीज एक और आपको बताना चाहता हूं। आपने ईसीजी कराई है कभी? कराई नहीं होगी तो चित्र तो देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे होता है ना? वो भी हमें सीख देता है। क्या देता है? कि हार्ट बीट चल रही है, इंसान जिंदा है, उसमें ऐसे ऐसे होता है। लेकिन और ऐसे हो गया तो चला गया। वो क्या दर्शा रहा है? क्या बता रहा है? इंसान का जीवन सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। इंसान का जीवन ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से घिरा हुआ है। और जो इंसान ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, वही तो जिंदा है, बाकी तो सब मृतक के समान है। पूरी दुनिया भारत पर गर्व करती है, भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच है ना? युवाओं का